हेलो नमस्ते मित्रों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण के बारे में। जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं आई और कौन कौन से सहायक साधक तत्व सिद्ध हुए, उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जर्मनी नामक देश का उदय उस राष्ट्रीयता की भावना का उदाहरण है जो फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन की विजय यात्राओं के बाद यूरोपीय देशों में बहरी थी। ये उसी भावना का एक उदाहरण है जो फ्रांसीसी की क्रांति का प्रभाव और नेपोलियन बोनापार्ट की जो विजय यात्राएं थी उससे राष्ट्रीयता की भावना पूरे यूरोप में उत्पन्न हो रही थी। उसी का एक उदाहरण है जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण। उससे प्रेरित होकर जर्मनी के विद्वानों ने, वहाँ के मजदूरों ने, वहाँ के बुद्धिजीवियों ने अपने देश का एकीकरण करने के लिए ये कदम उठाया। जर्मनी के निर्माण में सर्वाधिक योगदान नेपोलियन की विजय यात्राओं को दिया जाता है। लिप्सन एक विद्वान था, उसके अनुसार जर्मनी का जन्मदाता है वो नेपोलियन ही था। नेपोलियन की विजय यात्राओं से पूर्व जर्मनी 18वीं शताब्दी के अंत में 300 से अधिक छोटी बड़ी रियासतों में बंटा हुआ था। जो नेपोलियन है उसकी विजय यात्राओं से पूर्व है वो जर्मनी है वो लगभग 300 से अधिक छोटी बड़ी रियासतों में बंटा हुआ था। लेकिन नेपोलियन ने क्या कर दिया, इनको जीतकर 39 राज्यों के परिसंघ राइन संघ में बदल दिया। 39 राज्यों के परिसंघ राइन संघ में बदल दिया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। इस संघ में प्रशा आकार व सैनिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। और जो परिसंघ का निर्माण किया, राइन संघ का निर्माण किया, उसमें जो प्रशा है वो आकार और सैनिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। ऑस्ट्रिया इस संघ का अध्यक्ष बना और ऑस्ट्रिया था वो इस संघ का अध्यक्ष बना। और प्रशा क्या था? सैनिक दृष्टि और आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। और ऑस्ट्रिया है वो इसका अध्यक्ष बना। और प्रशा क्या था? सैनिक दृष्टि और आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा था और ऑस्ट्रिया है इसका अध्यक्ष बना। इस परिसंघ में सभी राज्यों के प्रतिनिधि मिलकर एक डाइट सभा को कहते हैं वो बनाते थे। लेकिन इस डाइट में ऑस्ट्रिया अपना पूर्ण प्रभाव बनाए रखता था। ऑस्ट्रिया है वो अपना पूर्ण प्रभाव उस सभा में बनाए रखता था। ऑस्ट्रिया उसका अध्यक्ष था। ऑस्ट्रिया ने इस संघीय डाइट को शक्तिहीन बनाए रखा था। जो ऑस्ट्रिया है वो उसमें हस्तक्षेप कर रहा था और जो उसकी शक्ति थी उसको हीन करके रखा हुआ था। कौन? ऑस्ट्रिया। किसकी शक्ति? राइन संघ की। राइन संघ कैसे बना? जो नेपोलियन की विजय यात्रा थी उससे पूर्व जर्मनी है लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने उन सब को जीतकर एक 39 राज्यों के परिसंघ को राइन संघ में बदल दिया। ये राइन संघ ऐसे बना, नेपोलियन ने 300 से छोटी बड़ी रियासतों को जीतकर 39 राज्यों के परिसंघ में बदल दिया, जिससे राइन संघ का निर्माण हुआ। और इस राइन संघ में जो प्रशा है वो आकार की दृष्टि और सैनिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था और ऑस्ट्रिया है वो उसका अध्यक्ष बना। राइन संघ का अध्यक्ष है वो ऑस्ट्रिया बना। और जो वहाँ पर सभी देश के जो इन सभी 39 राज्यों के प्रतिनिधि आते थे उसकी सभा होती थी। लेकिन उस पर है जो ऑस्ट्रिया है वो अपना पूर्ण प्रभाव बनाए रखता था। जो सभी जो इसमें 39 राज्य आते हैं वो सभी मिलकर इसमें क्या करते थे, सभा बनाते थे। लेकिन जो ऑस्ट्रिया है उसमें सर्वा था और इसकी शक्ति को हीन करके रखा था। किसने? ऑस्ट्रिया ने। तो अब हम जानेंगे जो जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण में है उसमें कौन कौन सी बाधाएं हैं, प्रमुख बाधाएं। ऑस्ट्रिया उस समय यूरोपीय राजनीति में एक शक्तिशाली देश था। उस समय है जो ऑस्ट्रिया था वो यूरोप की राजनीति में शक्तिशाली देश था। जर्मन राज्यों के एकीकरण में ऑस्ट्रिया ही प्रमुख प्रतिक्रियावादी शक्ति था। वह निरंतर अपना हस्तक्षेप जर्मनी में बनाए रखता था। ऑस्ट्रिया को भय था कि यदि जर्मन राष्ट्रवाद सफल हो गया तो बहुराष्ट्रीयता वाले उसके साम्राज्य को बिखरने में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो प्रमुख पहली बाधा कौन थी जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण में? वो था ऑस्ट्रिया जो राइन संघ में भी अपना सर्वेसर्वा दिखा रहा था। और जो जर्मनी के एकीकरण है उसमें ये प्रमुख रूप से बाधा था, क्योंकि वो उस समय शक्तिशाली था और वो नहीं चाहता था कि उसके पास कोई दूसरी बड़ी शक्ति खड़ी हो,
जिससे कि उसका आधिपत्य वो कम होने लगे। इसीलिए ये नहीं चाहता था कि जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण हो। ये एक ऑस्ट्रिया है प्रमुख बाधा था पहला। और दूसरा, जर्मनी के दक्षिणी राज्य बवेरिया, बादेन वुर्टेनबर्ग इत्यादि कैथोलिक मत के प्रभाव में थे। ये जो दक्षिणी राज्य थे बवेरिया, बादेन वुर्टेनबर्ग, ये सभी हैं कैथोलिक मत के प्रभाव में थे। अतः इनमें होने वाली समस्त राष्ट्रवादी गतिविधियों के विपरीत पोप इन राज्यों पर नियंत्रण बनाए रखता था। जर्मनी राज्यों के एकीकरण के प्रयास पर फ्रांस इन राज्यों में हस्तक्षेप कर सकता था, ऐसी आशंका थी। जो दक्षिणी राज्य थे इसमें जो कैथोलिक हैं वो ज़्यादा थे, कैथोलिक मत वाले हैं वो ज़्यादा थे, जिससे वहाँ पर पोप है इन पर नियंत्रण रखता था। और जो फ्रांस हैं वो हैं, उसको ऐसी आशंका थी कि जो जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण है उसमें हस्तक्षेप करेगा। ऐसी आशंका थी कि जो फ्रांस है वो जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण में हस्तक्षेप करेगा। ये एक दूसरा महत्वपूर्ण बाधाएं थी। क्या थी? मतलब जो फ्रांस हैं वो उसमें हस्तक्षेप कर सकता है जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण में। और साथ ही साथ जो कैथोलिक मत वाला जो दक्षिणी राज्य हैं वो भी एक बहुत ही बड़े कारण थे, बाधाएं थी जर्मनी के नीति एकीकरण में। और जो जर्मनी के जो दक्षिण में जो राज्य थे जैसे बवेरिया, बादेन वुर्टेम्बर्ग, इसमें जो कैथोलिक मत के लोग रहते थे और जो भी ये राष्ट्रवादी कोई भावना उत्पन्न कर रहे थे, कोई भी मतलब राष्ट्रीय भावना उत्पन्न कर रहे थे, तो पोप हैं वो इनको दबा देता था। पोप इन पर नियंत्रण रखता था। इनमें जो भी कोई भी गतिविधियाँ हो रही थी उनको नहीं होने देता था। कौन? पोप। तो चलिए आगे चलते हैं। और तीसरी बाधाएं थी, समस्त यूरोपीय राजनीति का केंद्र फ्रांस की राजधानी पेरिस थी। उस समय क्या था? समस्त जो यूरोपीय राजनीति का केंद्र है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस थी। फ्रांस किसी भी कीमत पर संयम की सीमा पर किसी और शक्तिशाली देश का उदय होते हुए नहीं देख सकता था। अतः वह जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। और उस समय क्या था? जो फ्रांस है उसमें जो पूरे यूरोपीय राजनीति का केंद्र बिंदु था। तो वो फ्रांस ये नहीं चाहता था कि जो राजनीति का केंद्र है किसी दूसरे देशों के हाथ में जाए और उसके किनारे पर उसके पड़ोस में कोई और शक्ति खड़ी हो। तो ये भी विरोधी था। जो फ्रांस है वो उसका विरोधी था जर्मनी के एकीकरण का। चौथा, इंग्लैंड भी फ्रांस की भांति जर्मन राज्यों में रूसी बनाए हुए था। उसने हनोवर प्रांत के बहाने उत्तरी राज्यों में हस्तक्षेप कर रखा था। वो जो इंग्लैंड था वो भी ये नहीं चाहता था कि जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण हो, जर्मनी बड़ा राष्ट्र बने, ये नहीं चाहता था। इसीलिए इसने भी उसके जिलों पर और प्रांतों पर आधिपत्य जमाए हुआ था। किसने? इंग्लैंड ने। ये प्रमुख बाधाएं थी। और उसमें 5वीं बाधाएं हैं, जर्मनी का बौद्धिक वर्ग भी जर्मन एकता के प्रश्न पर भिन्न भिन्न मत या विचार रखता था। कुछ राज्य जर्मनी का एकीकरण राजतंत्र के अधीन चाहते थे, लेकिन वे लोग नेतृत्व के प्रश्न पर बंटे हुए थे। कुछ ऑस्ट्रिया के समर्थक थे तो कुछ प्रशा के समर्थक थे। दूसरी ओर जर्मनी में गणतंत्र समर्थक भी मौजूद थे। जो जर्मनी का बौद्धिक वर्ग है वो भी अलग अलग अपने मत रख रहे थे, जिसे भी ये भी एक प्रमुख बाधाएं थी। कोई कह रहा था ये कोई ऑस्ट्रिया का समर्थक था तो कोई राजतंत्र के अधीन रहकर उसका एकीकरण करना चाहता था। तो ये भी एक प्रमुख बाधाएं थी। और छठी, जर्मनी में सामाजिक व आर्थिक विषमताएं भी विद्यमान थी। उस समय सामाजिक विषमताएं, आर्थिक विषमताएं वे भी विद्यमान थी, जिससे हैं जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण में बाधाएं उत्पन्न हुई। अब जानते हैं जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण में सहायक तत्व यानी साधक तत्व। जोलवरेन जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण की शुरुआत से पूर्व उसके आर्थिक एकीकरण ने जो आधारशिला तैयार की, उसने जर्मन लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना बलवती कर दी। प्रशा द्वारा 1818 ईस्वी में स्वार्जबर्ग सौंदर्य शोषण नामक छोटे राज्यों से सीमा शुल्क संघ नामक संधि जोलवरेन की। इन दोनों राज्यों के मध्य संधि समाप्त कर दी गई। तो क्या हुआ? प्रशा द्वारा 1818 ईस्वी में स्वार्जबर्ग
सौंदर्य शोषण नामक छोटे राज्यों से सीमा शुल्क संघ नामक संधि जो जोलबेरिन की थी, जिससे हैं जर्मनी के एकीकरण में जो सहायक तत्व सिद्ध हुआ ये जोलबेरिन की संधि, जिससे हैं दोनों देशों के मध्य व्यापार स्टार्ट हो गया। जो वैमनस्य चलता आ रहा था वो अब समाप्त हो गया। ये एक महत्वपूर्ण था, जिससे इसकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई इस संधि से। किस 1818 ईस्वी में स्वार्जबर्ग सौंदर्य शोषण नामक जोलबेरिन की संधि के द्वारा, पर्सा द्वारा 1818 ईस्वी में स्वार्जबर्ग सौंदर्य शोषण नामक छोटे राज्यों से सीमा शुल्क संघ नामक संधि जोलबेरिन की ये बहुत ही महत्वपूर्ण संधि थी। इन दोनों राज्यों के मध्य सुंग की समाप्ति कर दी गई। माल की आवाजाही निर्बाध रूप से होने लगी। इसने व्यापार को अत्यधिक वृद्धि दी। आर्थिक एकता ने उस प्रादेशिक व क्षेत्रीय प्रभाव को कम कर दिया जो जर्मनी के एकीकरण में बाधक था। रॉबर्ट इरगैंग के अनुसार इसने क्षेत्रीय भावनाओं को समाप्त कर साम्राज्यवादी नेतृत्व को मजबूती प्रदान की। 1834 ईस्वी तक लगभग सभी प्रमुख राज्य इस संघ के साथ हो गए। जर्मनी के रेल मार्गों के निर्माण में इसमें और सहयोग प्रदान किया गया और 1834 आते आते लगभग सभी राज्य हैं वो संधि में शामिल हो गए और क्या कर दिया, रेलवे का निर्माण करने लगा। जो रेल मार्ग हैं उसका निर्माण होने लगा इस संधि से, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक हुई, सभी देश मिलकर रेलवे के निर्माण करने लगे। ऐसे हुआ। सर फ्रेडरिक लिस्ट ने आर्थिक एकता के लिए निःशुल्क व्यापारिक मार्गों पर जोर दिया। सर फ्रेडरिक लिस्ट ने आर्थिक एकता के लिए निःशुल्क व्यापारिक मार्गों पर जोर दिया। तो ये साधक तत्व था जोलबेरिन की संधि। ये पर्सा और स्वार्जबर्ग के बीच 1818 ईस्वी में हुई, जिससे हैं आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई। ये किन किन के मध्य हुई? पर्सा और स्वार्जबर्ग के मध्य हुई। फिर 1834 के आते आते सभी जो देश थे उसमें शामिल हो गए। सभी जो 39 राज्य थे उसमें शामिल होने लगे। तो चलिए, केटलबिग ने कहा कि जोलबेरिन के निर्माण ने भविष्य में पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये किसने कहा? केटलबिग ने। तो चलिए अब दूसरा प्रमुख साधक तत्व जानते हैं, बौद्धिक आंदोलन। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में वहाँ के दार्शनिकों, इतिहासकारों, साहित्यकारों व कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लिप्टे, ईगल, डालमैन, हार्डेनबर्ग, हेंट्रिक हाइन इत्यादि दार्शनिकों ने जर्मन आंदोलन को सर्वश्रेष्ठ होने की संज्ञा दी। जर्मन जाति में आर्य अर्थात सर्वश्रेष्ठ मनुष्य की भावना भर दी। आर्य का अर्थ यही होता है सर्वश्रेष्ठ नस्ल, सबसे अच्छी नस्ल। तो विद्वानों ने इन जो जनता थी उनमें ये भावना भरी, देशभक्ति की भावना भरी जनता को प्रेरित किया। किसने? बौद्धिक आंदोलन ने। कोई भी देश हो उसमें बौद्धिक वर्ग तो होता ही है, अगर जिसमें बौद्धिक वर्ग नहीं है तो वो सफल नहीं होगा। और उनमें कौन कौन से थे? लिप्टे, ईगल, डालमेल, हार्डेनबर्ग, हेंट्रिक इत्यादि ये दार्शनिक थे। इन्होंने जनता को प्रेरित किया, जागरूक किया। फिक्टे ने जर्मनी में फ्रांस विरोधी विचारों को उचित दिशा देते हुए उसमें राष्ट्रीयता की भावना भर दी। और फिक्टे था उसने क्या कर दिया, जर्मनी में जो फ्रांस विरोधी गतिविधियां करने लगा, फ्रांस विरोधी जो विचार हैं वो उत्पन्न करने लगा और उसमें जो जनता थी उसमें राष्ट्रीयता की भावना भरने लगा। जर्मनी के जैना विश्वविद्यालय में 1815 ईस्वी में बर्शनचेफ्ट नामक देशभक्त संगठन का निर्माण किया गया। और जर्मनी का जो जैना विश्वविद्यालय था उसमें 1815 ईस्वी में बर्शनचेफ्ट नामक एक देशभक्त संगठन का निर्माण किया गया। कौन से संगठन का निर्माण किया गया? बर्शनचेफ्ट नामक देशभक्त संगठन का निर्माण किया गया। इस संगठन ने जर्मन देशवासियों के नैतिक उत्थान पर जोर दिया। इस संस्था ने देशवासियों में न्याय, स्वतंत्रता एवं एकता की भावना भर दी। किसने? इस बर्शनचेफ्ट नामक देशभक्त संगठन ने देशवासियों में न्याय और स्वतंत्रता जैसे एकता ये ऐसी भावनाएं हैं वो भर दी। और तीसरा महत्वपूर्ण साधक तत्व था वो था औद्योगिक प्रगति। औद्योगिक प्रगति के लिए आवश्यक कोयला और लोहा जर्मनी के हर क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में विद्यमान था।
आज भी जर्मनी में जो कोयला है और भी खनन की जो विद्या है, खनन की जो सामग्री हैं वो बहुत सारी हैं। यही दोनों आज भी प्रत्येक उद्योग की आधारशिला माने जाते हैं। इन संसाधनों ने जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कर दी। परिवहन के लिए रेल मार्गों का निर्माण किया गया। पर्सा और स्वार्जबर्ग के मध्य जोलवरिन की संधि में पर्सा को यूरोप के अग्रणी औद्योगिक नगरों में ला खड़ा कर दिया। जो पर्सा और स्वार्जबर्ग के बीच में संधि हुई, यह भी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई औद्योगिक प्रगति के लिए, जैसे दोनों देश साथ मिलकर आगे बढ़े। इस औद्योगिक प्रगति में उस व्यापारिक वर्ग को जन्म दिया जो अब जर्मनी के एकीकरण में संयम का लाभ देख रहा था। वे चाहते थे कि जर्मनी का व्यापार निर्बाध रूप से हो। जोलवरिन के माध्यम से जो आर्थिक एकीकरण की शुरुआत हुई, वह रेल मार्गों के माध्यम से शीघ्र ही जर्मनी के दूसरे छोटे राज्यों तक पहुंच गई। जो जोलवरिन की संधि हुई उसके माध्यम से, जैसे कि अन्य छोटे बड़े राज्य थे उनमें रेल लाइनें बिछाई, जैसे रेल का आबाद होने लगा। उधर ऑस्ट्रिया लगातार होने वाले युद्धों और पुराने व्यापारिक नियमों, एकाधिकारों और गिल्ड प्रथा के कारण आर्थिक संकट की ओर जा रहा था। ऑस्ट्रिया है वो अब संकट की ओर जा रहा था। तो अब दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने जाना जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं थी, कौन कौन से सहायक तत्व थे उनके बारे में, और अगले वीडियो में हम जानेंगे जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था, उसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण से जानेंगे। इसीलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।